नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर खान पान की बदलती तस्वीर। और लास्ट सेशन तक काफी सारी चीजें इस पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं। और जैसे कि सबसे जो मेन चीज है इस पार्ट में डिस्कस करने वाली वो यहाँ पर ये थी कि किस तरह से अब हमारे देश में एक खान पान की मिश्रित संस्कृति जो है बन गई है। और इस मिश्रित संस्कृति के बहुत सारे लाभ भी हैं और बहुत सारे फायदे भी हैं और बहुत सारे अलग अलग तरह के थोड़ा बहुत नुकसान भी हैं कि किस तरह से जो स्थानीय व्यंजन है, जो स्थानीय चीजें हैं, जो एक तरह से जो ट्रेडिशनल फूड था, जो एक पुराने टाइम पे जो बनाया जाता था, एक जो स्वाद होता था उनका, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस हुआ है। थोड़ा सा वो स्वाद जो है एक तरह से कहीं ना कहीं गुम हो गया है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। एक बार चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर हैं काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इसमें काफी सारे प्रश्न ऐसे हैं कि जो आपको अगर आप अलग से देखेंगे तो आपको एक बार के लिए समझ में नहीं आएंगे, लेकिन अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, चीजों को अच्छे से समझा है, तो आप बहुत अच्छे से इनका उत्तर दे सकते हैं। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम फटाफट यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर है जो शब्दार्थ है। देखिए ये चीजें मैं आपको काफी बार जो है यहाँ पर करा चुकी हूँ, काफी बार मैं आपको यहाँ पर बता चुकी हूँ। तो मुझे लगता है आपको काफी अच्छे से जो है ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ये सारी चीजें आपको एक तरह से समझ आ गई होंगी कि ये क्या है। तो देखिए यहाँ पर संस्कृति की बात कही गई है कि किस तरह से हमारे खान पान की जो संस्कृति है वो बदल रही है। अब देखिए संस्कृति का अर्थ कई बार मैं आप लोग को बता चुकी हूँ कि संस्कृति होता है कि किसी एक जगह की, किसी पर्टिकुलर जगह का रहन सहन, खान पान, भाषा, भूषा और एक तरह से तौर तरीके। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर संस्कृति की बात करें तो मैं अगर आपके पूरे भारत को लेकर चलूं तो हमारा जो भारत है यहाँ पर यहाँ की जो संस्कृति है वो बाकी देशों की जो सभ्यता संस्कृति है उससे अलग है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ के रहन सहन का तरीका अलग है, यहाँ का खान पान बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ की भाषा बिल्कुल अलग है बाकी जगहों से, यहाँ की वेशभूषा अलग है बाकी जगहों से। और साथ ही आपने देखा होगा कि कोई भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का तरीका और शादी विवाह का तरीका, देखिए विवाह शादी विवाह के भी अलग अलग ट्रेडिशन होते हैं सबके। तो आप देखेंगे हमारा जो भारत है वो विविधताओं से भरा हुआ है, बहुत ही ज्यादा। आप देखेंगे अगर आप उत्तराखंड में ही अगर आप आ जाएं तो उत्तराखंड में जितने भी हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, अगर आप उत्तरी भारत की तरफ भी आ जाएं तो अगर यहाँ पर हिमाचल है और उत्तराखंड है तो यहाँ पे भी आपको छोटी छोटी जगहों पर भी बहुत सारे अलग अलग डिफरेंस देखने को मिलते हैं शादी विवाह के ही। ठीक है ना, ट्रेडिशनल उनके अपने अलग कपड़े होते हैं, अलग तरह के गहने होते हैं, अलग तरह के रीति रिवाज होते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीजें और उन्हीं विवाह आदि समारोह में बनने वाला ट्रेडिशनल खाना भी होता है, खान पान भी होता है। ठीक है ना, तो इसी को हम कहते हैं हमारी संस्कृति। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दक्षिण भारतीय व्यंजनों के बारे में डिस्कस किया था, फास्ट फूड के बारे में डिस्कस किया था और सबसे मेन चीज जो यहाँ पर डिस्कस की थी वो था मध्य वर्ग। मध्य वर्ग यानी कि मिडिल क्लास। ठीक है, तो हम ज्यादातर जो हम लोग हैं हम मिडिल क्लास के हैं, मध्य वर्ग के हैं, ना तो हम बहुत ज्यादा एक तरह से निम्न कैटेगरी में आते हैं और ना ही हम बहुत ज्यादा उच्च वर्ग में आते हैं। तो एक मिडिल क्लास लोग जो ना तो अधिक अमीर हो ना ही बहुत ज्यादा गरीब हो, उन्हें कहते हैं मध्य वर्ग यानी कि मिडिल क्लास। और देखिए यहाँ पर गृहिणियों के बारे में बताया गया है कि गृहिणियां कौन होती है। ठीक है, तो गृहिणियां कौन है यहाँ पर? गृहिणियां जैसे जो घर में परिवार में रहकर जो है अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, अपने घर में रहती है, उन्हें कहते हैं गृहिणियां। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर गृहिणियों के बारे में हमने पढ़ा और उसके बाद हमने यहाँ पर
और भी बहुत जैसे कामकाजी महिलाएँ कौन है जो घर से बाहर जाकर काम करती हैं और बाकी बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे देखिए यहाँ पर हमने उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति के बारे में भी हमने यहाँ पर पढ़ा था कि क्या है ये उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति। उसके बाद किस तरह से ये फल-फूल रही है, किस तरह से ये अब केवल उत्तर भारत में नहीं पूरे देश में जो है लोग इसको पसंद करते हैं और लोग इस संस्कृति को बढ़ा रहे हैं। और जैसे यहाँ पर ढाबा सड़क के किनारे ढाबों की मैंने बात की थी, आपको शेयर किया था यहाँ पर कि किस तरह से पहाड़ों में हो, चाहे मैदानी क्षेत्रों में हो, अब सड़क के किनारे इस तरह से ढाबे जहाँ पर यात्री जो है प्रॉपर अपना रेस्ट कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। तो इस तरह से ये ढाबा संस्कृति जो है काफ़ी ज़्यादा चलन में है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने पूरे चैप्टर के बारे में काफ़ी सारी और भी चीज़ें जो है डिस्कस की थी। क्या-क्या चीज़ें कहाँ की फ़ेमस है, उसके बाद फ़ास्ट फ़ूड की बात यहाँ पर आई कि किस तरह से बच्चे जो है आजकल फ़ास्ट फ़ूड को ज़्यादा पसंद करते हैं। अब देखिए ये एक तरह से टेस्टी तो होता है लेकिन थोड़ा-सा हेल्थ के लिए अगर हम इसको रोज़ खाएँ तो वो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता है क्योंकि रेडी टू ईट है, जो चीज़ें हैं वो ऐसा नहीं है कि आप तुरंत बना रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपकी पहले से बनी हुई होती हैं और जैसे ब्रेड है या ऐसी चीज़ें हैं और जैसे आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा ये भी रेडी टू ईट होता है, आपको केवल कुछ टाइम का इसमें वेट करना होता है, लेकिन इसका जो बेस है, इस तरह की चीज़ें पहले से जो है बनाकर रख दी जाती हैं और ये भी आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक यानी कि बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं होता है। उसके बाद देखिए 2 मिनट्स नूडल्स के बारे में बात की थी, चाइनीज़ नूडल के बारे में बात की थी, चिप्स और चिप्स के जो कई विज्ञापित रूप हैं, उनके बारे में बात की थी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये एक तरह से टेस्टी तो लगती हैं और पेट भी भर जाता है एक टाइम के लिए, लेकिन आप रोज़ इनको नहीं खा सकते हैं, रोज़ इनका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं होते हैं। देखिए ऑयली है तो और साथ ही काफ़ी दिनों से लेकिन ढोकला गुजराती ये जो स्थानीय फूड है इसमें आता है गुजराती ढोकला, गाठिया बंगाली मिठाई, सफ़ेद रसगुल्ला, ब्रेड और उसके बाद स्थानीय व्यंजनों के बारे में बात की थी। तो ये लगभग पूरा चैप्टर जो है इन्हीं सब चीज़ों के बारे में है और इसके बाद है गुणवत्ता के बारे में। तो गुणवत्ता के बारे में जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि किस तरह से अब आगरे का जो पेठा है, पहले के टाइम पे आगरे का पेठा बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था और लेकिन अब जो है पेठा तो अभी भी कहा जाता है कि आगरे का ही फेमस होता है, लेकिन जो टेस्ट और जो एक गुणवत्ता होती है उसमें कहीं न कहीं कमी आई है, उसमें कहीं न कहीं थोड़ा-सा अंतर आया है। तो इस तरह से जब टेस्ट में गुणवत्ता में जब कमी आ जाती है तो फिर उसकी जो एक तरह से प्रचार उसका जो होता है वो थोड़ा-सा कम हो जाता है। तो अब आप देखेंगे कि आगरे के पेठे के अलावा भी बहुत सारी चॉइस होती है लोगों के पास। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा एक तरह से कमी इनके फैलाव में आई है। उसके बाद आगरे की नमकीन जो है ये भी बहुत ज़्यादा फ़ेमस हुआ करती थी। खरबूजा खरबूजे के बीजों की मिठाइयाँ और मेवे और इस तरह से जो मध्यवर्गीय जो टिफ़िन के बारे में यहाँ पर बात की थी कि जो एक मध्यवर्गीय क्लास का मिडल क्लास जो बच्चे हैं, उनका जो स्कूल है, वहाँ की बात की थी कि किस तरह से वहाँ पर जब टिफ़िन खुलता है, तो जब टिफ़िन खुलता है तो क्योंकि जो लोग हैं वो एक ही जगह पर बहुत अलग-अलग राज्यों से आए हुए हैं, अलग-अलग जगहों से आए हुए हैं। तो जब बच्चों का टिफ़िन खुलता है, तो तुरंत हमें बहुत सारे अलग-अलग व्यंजनों की खुशबू जो है, एक साथ आती है। यानी कि लगता है कि अनेकता में एकता वाला जो एक वो होता है ना जो हम बात कहते हैं, वो यहाँ पे हमें दिखाई देती है कि किस तरह से भारत के विभिन्न जगहों से आए हुए जो बच्चे हैं, उनकी जो फैमिली है, वो किस तरह से जो है यहाँ पर रह रही हैं और अपने भोजन को एक तरह से परोस रहे हैं। और देखिए ये कुछ एथनिक जो फूड थे कि जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, जैसे आप देख सकते हैं जो सूपी नूडल्स जो होते हैं या इस तरह की गुंजिया या आपने देखा अभी यहाँ पर कि जो कबाब आजकल बनाए जाते हैं, ये वेज कबाब भी होते हैं और नॉन वेज कबाब भी होते हैं। और उसके बाद कचौरियाँ
जलेबियाँ। अब ये थोड़ा-सा जो है इनमें चेंज तो आया है, इनके स्वाद में भी अंतर आया है और एक तरह से इनका जो प्रचार-प्रसार है अब थोड़ा-सा कम हो रहा है क्योंकि इसकी जगह बहुत सारे चाइनीज़ फूड, इटालियन फूड, थाई फूड और जो देश के विभिन्न जैसे कहीं की अगर जलेबी फेमस है कहीं तो वहाँ पे अब आपको जलेबी के अलावा आपको बहुत सारे और जो हमारे देश के कोने-कोने से एक तरह से चीज़ें जो बनाई जाती हैं, वो आपको बहुत सारी मिल जाएँगी। तो एक तरह से आप कई बार स्किप कर देते हैं इन सभी पुरानी ट्रेडिशनल चीज़ों को। और इस तरह के सब्जियों भरे समोसे और प्रतिभोजों और पार्टियों में बने हुए ढेरों व्यंजन। तो ये सारी चीज़ें देखिए हमने यहाँ पर डिस्कस की थी और उसके बाद अब मुझे लगता है आपको चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हम यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने जो भी प्रश्न यहाँ पर दिए थे उनको हमने एक बार पढ़ लिया था और मैंने आप लोगों से कहा भी था कि आप इनको कोशिश करें खुद से लिखकर लाने की जितने भी प्रश्न हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न था अपने इस निबंध से तो वो ये था कि यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से खान पान की जो मिश्रित संस्कृति है, ठीक है, खान-पान की जो मिश्रित संस्कृति है, उससे लेखक का क्या अर्थ है और अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। तो ये हमने बिल्कुल बहुत अच्छे से इसको पढ़ लिया था और मैंने आप लोगों को ये बताया भी था कि किस तरह से ये जो प्रश्न है इसका उत्तर लिखा जाएगा। तो किसी बच्चे ने नोट किया है कॉपी में? किसी बच्चे ने लिखा है इन प्रश्नों का उत्तर अपनी नोटबुक में? तो देखिए हमने यहाँ पर इन प्रश्नों को आपके लिए रीड किया था और साथ ही मैंने आपको इनका उत्तर भी बताया था और आप लोगों से कहा था कि आप इनको नोट करके आए, अपनी नोटबुक में लिख कर आए और क्योंकि देखिए एक तरह से हमारा जो सिलेबस है वो भी सही बिल्कुल चल रहा है तो ये सारी चीजें आपको साथ के साथ नोट डाउन करनी चाहिए अपनी कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए हमने इस प्रश्न का जो उत्तर खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है और आप अपने घर का उदाहरण देकर इसका उत्तर दें। तो यहाँ पर देखिए आपको अलग से यहाँ पर उत्तर भी दिए गए हैं। तो मैंने यहाँ पर बताया था कि खान पान की जो मिश्रित संस्कृति है उससे लेखक का मतलब है सभी स्थानों के सभी प्रकार के भोजनों का आनंद उठाना। यानी कि जब आप देखिए एक तरह से स्थानीय व्यंजनों तथा विदेशी व्यंजनों इन सब का जो आनंद है वो एक साथ एक ही जगह पर आप उठाते हैं तो उसको कहते हैं खान पान की मिश्रित संस्कृति। इसमें देखिए विदेशी व्यंजन हो सकते हैं, स्थानीय व्यंजन हो सकते हैं, प्रांतीय व्यंजन हो सकते हैं और इन सभी चीजों का समावेश होता है। और देखिए यहाँ पर दूसरा मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि इसके अलावा आपकी पसंद के आधार पर भी आपको एक दूसरे की जगह का खाना जो है वो खाने को मिलता है। और दूसरा यहाँ पर हमने कहा था कि जैसे बहुत सारे चीजों के बारे में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम दक्षिण भारतीय भोजन को बहुत ही चाव से खाते हैं, ठीक है। और एक तरह से जितने भी चाइनीज फूड हैं, अब देखिए वो भी तो आपके विदेशी फूड हैं, तो चाइनीज फूड को भी बच्चे बहुत ही स्वाद से खाते हैं। तो भोजन का स्वाद और उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए यह एक मुख्य भाग है। और देखिए पसंद के आधार पर सभी प्रांतों की चीजों को अपने भोजन में शामिल किया जाता है। और क्योंकि जो भारत देश है हमारा, यहाँ का जो खाना है वो लगभग पूरा विश्व विख्यात है। भारत जो है खान पान की दृष्टि से ही, ये मैंने आपको शुरू से बताया था कि कैसे हमारा देश जो है विविधताओं से भरा हुआ है। और यहाँ की एक खासियत होती है कि यहाँ के हर प्रांत की अपनी एक विशेषता है। यहाँ के हर प्रांत में अपने मुख्य भोजन मिलते हैं और जो ऐसे हैं कि वो वहीं पर मिलते हैं। अब देखिए ये क्यों होता है, जहां पर जैसे आप देखेंगे उत्तर भारत है या आपका दक्षिण भारत है या आपका बंगाल की तरफ आप चले जाओ, तो हर एक जगह पर जो चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती हैं तो वहां के लोग उन सभी चीजों पर क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, वर्क करते हैं और उनसे वो नई नई डिशेस बना लेते हैं। तो एक तरह से क्या होता है
कि हमारा जो भारत है यहाँ पर बहुत सारी विविधताएं हैं, तो सभी प्रांत जो हैं वहाँ की अपनी एक खासियत है और हर प्रांत के मुख्य भोजन हैं और ऐसी चीजें जो हैं तो सिर्फ वहीं पर मिलती हैं। जैसे हमने कहा दक्षिण भारत के इडली, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी, उपमा, व्यंजन ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और ये बहुत ज्यादा जो इनका स्वाद है वो अगर हम इसको भले ही बना भी लें अपने अपने राज्य में, लेकिन जो इसका रियल टेस्ट आएगा वो वहीं पे आएगा क्योंकि उनके बनाने का तरीका जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और गुजरात का जलेबी फाफड़ा, देखिए गुजरात की जलेबी, फाफड़ा, ढोकला और ये सारी चीजें आपको गुजरात में ही बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से मिलेंगी और बहुत ही टेस्ट उनका अच्छा होगा। जैसे राजस्थान का घेवर और ये भी सभी व्यंजन या खान पान अब इन्हीं स्थानों की खासियत नहीं है, लेकिन देखिए आजकल क्या हुआ है कि ये सब इन्हीं स्थानों की खासियत नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक तरह से चीजें, ये सारी चीजें पूरे भारत के हर क्षेत्र में अब खाने के लिए हर जगह उपलब्ध है। आपने देखा होगा कि जब बरसात का समय आता है तो उस टाइम पे घेवर, राजस्थान का जो घेवर है वो पूरे भारत में जितनी भी लगभग हमारी स्वीट शॉप है वहां पर आपको आसानी से मिल जाएगा। हर तरह का घेवर आपको मिल जाएगा। आप प्लेन घेवर लेना चाहते हैं, मलाई घेवर लेना चाहते हैं, छोटा वाला घेवर लेना चाहते हैं, हर तरह की चीजें आपको मिल जाएंगी। और देखिए अगर हम अपने घर की बात करें तो हमारे घर में आजकल हमारे देशों में, हमारे घरों में जो देशी है, प्रांतीय है, विदेशी है, सभी तरह के व्यंजन जो है बन जाते हैं। सभी तरह के व्यंजन प्रायः खाए जाते हैं, पसंद किए जाते हैं। जैसे देखिए अब यहाँ पर अगर हम सैंडविच, टोस्ट या चाइनीज जो चीजें हैं इनकी अगर बात करें तो ये हमारे ट्रेडिशनल फूड नहीं है, लेकिन आजकल जो है समय की बचत के लिए और एक तरह से जैसे यहाँ पर एक शब्द आया था कामकाजी महिलाएं जो हैं उनके लिए कि बहुत सारा समय उनके पास नहीं होता, तो इस तरह की चीजें जो हैं बनाना और एक तरह से स्टोर करना भी बहुत ज्यादा आसान होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये सारी चीजें बताई गई हैं और अपने घर में भी इसीलिए ये सारी चीजें जो है ज्यादातर प्रयोग की जाती हैं। दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ पर बताया था, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, ये भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, समझ लिया था कि खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं और फिर भी लेखक जो है इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है। फायदे भी बताने हैं और नुकसान भी बताने हैं, क्योंकि नुकसान होंगे, इसीलिए शायद लेखक जो है चिंतित भी है इस बात से। तो खान पान में बदलाव के क्या फायदे हैं, अब देखिए उत्तर नोट भी कर सकते हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर लिखवा रही हूँ क्योंकि इस तरह का डिस्कशन तो हम कर चुके हैं। यहाँ पर आप नोट कर लें आंसर को, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। देखिए खान पान में बदलाव के फायदे, जो खान पान है उसमें बदलाव के क्या फायदे हैं कि खान पान की संस्कृति से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। जो मिश्रित संस्कृति है इससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। कामकाजी महिलाओं को देसी विदेशी ऐसे व्यंजनों की विधि प्राप्त होती है जो कि शीघ्र बन जाते हैं। अब देखिए जो कामकाजी महिलाएं हैं वो क्या करती है, वो हर समय अपना जो समय है वो बचाने का सोचती हैं और वो इस तरह की चीजें ढूंढती हैं जो तुरंत बन भी जाए और बहुत ज्यादा टेस्टी और हेल्दी भी हो। दूसरा है यहाँ पर देखिए, बच्चे एक ही प्रकार के भोजन करके, बच्चा जो होता है वो एक ही प्रकार के भोजन को करके उग जाते हैं, परंतु अब उन्हें नए नए देसी तथा विदेशी व्यंजन खाने को मिलते हैं। पहले के समय में क्या था कि केवल कुछ ही चीजें थी जो हम खाया करते थे, जो बच्चों के लिए होती थी और खास तौर पर घर पर तो ऐसी कोई भी चीज नहीं बनती थी जो कि इस तरह की हो, या फिर केवल पकोड़े घर पर बन जाते थे या फिर कुछ और चीजें। लेकिन जो मेन चीज है यहाँ पर कि बच्चे जो है एक ही प्रकार के भोजनों से उग जाते, तो घर में जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हरी सब्जियां अगर घर में है तो घर में हरी सब्जी बनाई जाएगी। खेत में अगर कोई सीजनल सब्जी है, पालक है या लौकी है या तोरी है, तो घर में वो सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो इस तरह से बच्चे जो है एक ही प्रकार का भोजन करने से उग जाते हैं, परंतु उन्हें अब यदि हम नए नए टाइम पे नए नए विदेशी व्यंजनों को खिलाने के लिए अगर हम उन्हें मिलते हैं
विदेशी व्यंजन खाने के लिए हमें मिलते हैं। अगला है, नई पीढ़ी इस संस्कृति को अब एक व्यवसाय के रूप में ले रही है। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको क्लियर किया था कि किस तरह से जो ये नई पीढ़ी है ये इस संस्कृति को अब एक व्यवसाय के रूप में देख रही है। अब यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें अब एक व्यवसाय के रूप में आगे आ रही है। लेखक इस मिश्रित संस्कृति के बदलाव को लेकर चिंतित भी है, क्योंकि इस मिश्रित संस्कृति में चीजों के असली स्वाद से वंचित रहना पड़ता है। जो ये मिश्रित संस्कृति है इसमें चीजों के असली स्वाद से हमें वंचित रहना पड़ता है। तो जैसे मैंने कहा अल्मोड़े की बाल मिठाई के बारे में कहा, तो अल्मोड़े की बाल मिठाई जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा एक तरह से टेस्टी भी होती है। लेकिन अगर आप वही चीज जो है हल्द्वानी में, देहरादून में या दिल्ली में या कहीं और आप अगर ढूंढने उस चीज को चले जाओ तो शायद वो मुश्किल ही इस प्रकार से मिलेगी। देखिए लेखक इस मिश्रित संस्कृति के बदलाव को लेकर चिंतित भी हैं। जो लेखक है कि किस तरह से ये मिश्रित संस्कृति बन रही है। देखिए आप यहाँ पर इसको लेकर थोड़ा सा चिंतित भी है, क्योंकि इस मिश्रित संस्कृति में चीजों का असली स्वाद जो है उससे हमें वंचित रहना पड़ता है। तो देखिए नई पीढ़ी को स्थानीय व्यंजनों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती, क्योंकि जो नई पीढ़ी है वो इन सब चीजों को नहीं मानती। इन सब चीजों को, उनको चाइनीज फूड चाहिए या उनको और भी इस तरह की जो चीजें हैं वो उनको चाहिए होती हैं। तो इसीलिए उनको थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों को ये सारी चीजें समझाना। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है। अब देखिए इसको जरूर याद कीजिए कि खान पान के एक तरह से खान पान की जो ये संस्कृति है इसमें स्थानीयता क्या है इसमें। तो देखिए यहाँ पर खान पान का जो एक तरह से मामला है उसमें स्थानीयता का अर्थ है किसी विशेष व्यंजन का किसी शहर में मिलना। अब स्थानीयता की बात अगर हो रही है तो उसका अर्थ है कि किसी विशेष व्यंजन का केवल किसी एक शहर में ही मिलना। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जैसे हमने कहा कि मुंबई का बड़ा पाव, ठीक है, ये मुंबई का बड़ा पाव क्या है, मुंबई में फेमस है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, ये वहां का स्थानीय ट्रेडिशनल फूड है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर आ जाएं तो मुंबई का पाव भाजी, ठीक है। लेकिन अब आप यहाँ पर देखेंगे, आप कहीं भी जाते हैं, शादियों में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, किसी सिंपल ऐसी गेट टुगेदर में जाते हैं, तो वहां पर भी आपको एक तरह से पाव भाजी और छोले भटूरे, ढोकले, ये सारी चीजें जो है आपको खाने को मिल जाती है। तो दिल्ली के छोले भटूरे भी यहाँ पर फेमस बताए हैं उन्होंने स्थानीयता के आधार पर। और सभी व्यंजन जो कि इन स्थानों के खास व्यंजन है वो सब क्या है, स्थानीय है। ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो ट्रेडिशनल फूड जो है बनाया जाता है उसको हम कहते हैं वहां का स्थानीय व्यंजन। तो इस तरह से देखिए हमने प्रश्नोत्तर, यहाँ पर केवल 3 ही प्रश्न थे वो हमने कर लिए हैं। आगे देखिए, घर में बनने वाली चीजें, निबंध से आगे दाल, रोटी, चावल, करेले की सब्जी, बैगन की सब्जी, समोसे, पकौड़ी, तो ये क्या है, घर में बनने वाली चीजें हैं जो घर में बनाई जा सकती हैं। अगला है बाजार से लाई जाने वाली चीजें, जो चीजें जो है बाजार से लाई जाती है उनको कहते हैं बाजार से लाई जाने वाली चीजें। तो जैसे इसमें हो गया आपका मिठाई और रबड़ी और आइसक्रीम वगैरह। और इन सभी में मिठाइयां तथा रबड़ी पहले घर में ही बनती थी, पहले ये सारी चीजें जो है घर में बनती थी। अब देखिए छौंक की बात आती है। ठीक है, कोई भी दाल हो या सब्जी हो, उसमें अगर हम तड़का ना लगाएं, ठीक है, उसमें अगर हम तड़का ना लगाएं तो क्या वो टेस्टी होगा। कोई भी दाल सब्जी कोई भी चीज, तो सारी चीजों में क्या होता है, तड़का लगाया जाता है, छौंक लगाया जाता है। और ये जो छौंक है ना,
ये भी, इसका भी एक ट्रेडिशनल तरीका होता है, यानी कि अगर आप कोई भी सब्जी है, कोई भी दाल है, अगर आपका जो एरिया है, एरिया के हिसाब से आप उसमें ट्रेडिशनल तरीके से तड़का लगाते हैं, छौंक लगाते हैं, तो उससे भी बहुत सारे जगहों पर अंतर पड़ता है, यानी कि बहुत सारी जगहों का जो खाना होता है वो अलग होता है उसके टेस्ट से। तो देखिए, कढ़ाई में घी गरम करते हैं, जीरा, राई, कड़ी पत्ता तथा विभिन्न मसाले डालकर छौंक बनाई जाती है। छौंक यानी कि तड़का बनाया जाता है, ठीक है। और कभी कभी छौंक में लहसुन और टमाटर डाल दिया जाता है, कभी प्याज डाल दिया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, एक किस तरह से छौंक तैयार किया जाता है। तो लेखक ने यहाँ पर बहुत सारी चीजें बताई हैं इस पाठ के बारे में। और देखिए, चावल चावल कैसे बनाया जाता है। अब जो चावल हमें यहाँ पर बताया गया है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, पानी उबाल लिया जाता है, पानी को उबाल कर चावल को बनाया जाता है। चावल में विभिन्न प्रकार के चावल भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। अब देखिए, चावल जो है बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं और तरीके के भी होते हैं। सब्जियां मिलाकर पकाने से पुलाव बनता है, दाल मिलाकर पकाने से खिचड़ी बनती है। यानी कि अगर आप सब्जियों को मिलाकर, यानी कि बहुत सारी सब्जियां मिलाकर अगर आप कुछ बना रहे हैं, तो वो है आपका एक तरह से पुलाव। और अगर दाल में मिलाकर एक तरह से दाल में मिलाकर बनाने से खिचड़ी बनती है, यानी कि चावल में अगर दाल मिलाई जाए तो वो खिचड़ी बनेगी। और अगर जो है यहाँ पर बताया गया कि जो है साबरमती चावल से बिरयानी बनाई जाती है, तो दूध में मिलाकर पकने से खीर बनती है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर बताई जाती हैं, और किस तरह से ये सारी चीजें इंटरेस्टिंग भी है। और आपने देखा होगा, खास तौर पर गर्ल्स के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा मजेदार है, और बहुत कुछ सिखाने वाली ये सिखाने वाला हमारा ये चैप्टर है। देखिए, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी डिस्कस कर लिए हैं। लास्ट सेशन में हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से उन्हें पढ़ा था, और आज हमने राइटिंग से रिलेटेड जो आपका आंसर है वो भी आपको दे दिया है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने कोशिश जरूर की होगी इसको अपनी नोटबुक में करने की। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कोई भी डाउट हो तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। हम मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।